दोस्तों आज इंडिया में आपको सिर्फ दो तरह के लोग देखने को मिलेंगे। पहले वो जो ये कहते हैं कि सिर्फ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि एक्टिव फंड्स सही नहीं है। दूसरे वो जो कहते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है इसलिए सिर्फ एक्टिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंडेक्स फंड्स सही नहीं है। लेकिन मैं इन दोनों ही तरह के लोगों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं और इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। एंड आई होप कि इस वीडियो के अंत तक आपके सारे कंफ्यूजन्स और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंडेक्स फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 इंडेक्स को रेप्लिकेट करने वाले इंडेक्स फंड्स में आपके पैसों को इंडिया की टॉप 50 कंपनीज यानी कि निफ्टी के 50 स्टॉक्स में मार्केट कैप और उनके परसेंटेज वेटेज के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है। और क्योंकि इसमें फंड मैनेजर्स को स्टॉक सिलेक्शन की मेहनत नहीं करनी पड़ती इसलिए इंडेक्स फंड्स को पैसिव फंड्स भी कहा जाता है। किसी भी नॉर्मल ग्रोथ म्यूचुअल फंड स्कीम की तरह इंडेक्स फंड्स में भी आपको डायरेक्ट डिविडेंड नहीं दिया जाता, लेकिन उसका बेनिफिट आपको उसके प्राइस में या एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू में मिल जाता है। आगे अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो क्योंकि इसमें किसी फंड मैनेजर का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता इसलिए पैसिव फंड्स का एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड्स के मुकाबले काफी कम होता है। एक्टिव फंड्स में अगर ऑन एन एवरेज एक्सपेंस रेशियो 1.50% का है तो पैसिव फंड्स में ऑन एन एवरेज एक्सपेंस रेशियो आपको 0.30% का देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं इंडेक्स फंड्स के रिस्क के बारे में। इंडेक्स फंड्स में सबसे पहला रिस्क होता है फ्लेक्सिबिलिटी रिस्क, क्योंकि इंडेक्स फंड्स में कोई भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। मार्केट में गिरावट के वक्त फंड मैनेजर अपने पसंदीदा शेयर्स मनचाही क्वांटिटी में नहीं ले सकते, क्योंकि इंडेक्स फंड सिर्फ अपने इंडेक्स को रेप्लिकेट करने के लिए ही बनाए जाते हैं। अगर आपके इंडेक्स फंड का इंडेक्स 30% से गिरता है तो आपका इंडेक्स फंड भी 30% से गिर जाएगा। इंडेक्स फंड्स में दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है ट्रैकिंग एरर, क्योंकि डेली इंडेक्स के स्टॉक्स का परसेंटेज वेटेज बढ़ता और घटता रहता है इसलिए उसे परफेक्टली ट्रैक कर पाना इम्पॉसिबल है और इसी वजह से सारे इंडेक्स फंड्स में आपको ट्रैकिंग एरर देखने को मिल जाएगा। इसी ट्रैकिंग एरर की वजह से इंडेक्स फंड्स में तीसरा रिस्क होता है और वो है परफॉर्मेंस एरर। ट्रैकिंग एरर की वजह से ही किसी भी इंडेक्स फंड का रिटर्न अपने एक्चुअल इंडेक्स से हमेशा कम होता है। यानी कि अगर इंडेक्स ने 12% का रिटर्न दिया है तो आपका इंडेक्स फंड पूरे 12% का रिटर्न कभी नहीं दे सकता और इसीलिए सारे इंडेक्स फंड्स का रिटर्न अपने एक्चुअल इंडेक्स से हमेशा कम होता है। हमारे पास दो ऑप्शंस है जिनकी मदद से हम इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला म्यूचुअल फंड्स के थ्रू और दूसरा ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के थ्रू। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स भी नॉर्मल म्यूचुअल फंड स्कीम्स की तरह ही होते हैं जिनमें एग्जिट लोड लगाया जाता है। इनमें आप SIP के थ्रू या लमसम इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ किसी भी वक्त इन्हें रिडीम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम इसे ट्रेड नहीं कर सकते। ETFs के मुकाबले इसका एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर ज्यादा होता है और रिटर्न कम होता है। ETFs नॉर्मल स्टॉक्स की तरह होते हैं जिनमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता, लेकिन ट्रांजैक्शन चार्ज लिया जाता है। इसमें भी आप SIP के थ्रू या लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ETFs को सिर्फ मार्केट आवर्स के वक्त ही बेचा जा सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि नॉर्मल स्टॉक्स की तरह हम ETFs को भी ट्रेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ETFs का एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर कम और रिटर्न ज्यादा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्वेस्ट कहां करें, इंडेक्स फंड्स में या ETFs में। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में मैं पर्सनली प्रीफर करता हूं पोर्टफोलियो ऑफ एक्टिव फंड्स, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 20-30 साल के लंबे टाइम पीरियड में एक्टिव फंड्स पैसिव फंड्स को बहुत ही आसानी से बीट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंडेक्स फंड्स के खिलाफ हूं या मुझे इंडेक्स फंड्स पसंद नहीं है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग के लिए मैं पर्सनली प्रीफर करता हूं सिर्फ और सिर्फ ETFs, क्योंकि ETFs की मदद से मैं अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकता हूं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मेरा स्टॉक सिलेक्शन हमेशा ही सही हो सकता है कि मेरे सिलेक्ट किए हुए 20 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक्स परफॉर्म ही ना करे
उन्हीं को बैलेंस करने के लिए मैं अपने पोर्टफोलियो में इंडेक्स ETFs ले लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों इंडेक्स नेवर डाइज। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स ही है जो हमारे देश के ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करते हैं, और मैं भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का बेनिफिट लेना चाहता हूँ। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पिछले 40 सालों में हमारा सेंसेक्स तकरीबन 420 गुना तक हो चुका है। इस हिसाब से हम बिना कुछ किए अपने 1 लाख रुपए को 4 करोड़ 20 लाख रुपए बना सकते हैं, और इसी को कहते हैं ग्रोथ ऑफ द नेशन। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन से इन्वेस्टर्स को सिर्फ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको किसी भी फंड मैनेजर पे ट्रस्ट नहीं है, अगर आपके पास कोई भी अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, अगर आप बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के पीछे नहीं भागना चाहते, अगर आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत कंफ्यूजिंग है और आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं, और अगर आप CAGR 10 to 12% के रिटर्न से सेटिस्फाइड हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कौन से इंडेक्स फंड्स बेस्ट है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करने के लिए UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी मिड कैप में इन्वेस्ट करने के लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150 फंड, निफ्टी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 250 फंड, और निफ्टी 500 में इन्वेस्ट करने के लिए मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। ETFs के थ्रू सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए SBI सेंसेक्स ETF, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए SBI निफ्टी 50 ETF या निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 20, निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करने के लिए निप्पॉन इंडिया का जूनियर 20, बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करने के लिए निप्पॉन इंडिया का बैंक 20, मिड कैप में इन्वेस्ट करने के लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ETF, इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए LIC निफ्टी 100 ETF, और BSE 500 में इन्वेस्ट करने के लिए ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए आपको भी एक अच्छे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए, और बेस्ट एक्टिव फंड सिलेक्ट करने के लिए आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके मेरे इस वीडियो को एक बार जरूर से देख लें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और इंडेक्स इन्वेस्टिंग के लिए आपको भी लो कॉस्ट ETFs एक्यूमुलेट करने चाहिए। सिर्फ इतना ध्यान रहे कि ETFs में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना कंपलसरी है, और अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप भी मेरी तरह इंडिया की नंबर 1 जीरो ब्रोकरेज फर्म जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसकी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इन वर्स्ट केस सिनारियो अगर इंडेक्स फंड CAGR 10% और एक्टिव फंड CAGR 14% का रिटर्न देते हैं, इन नॉर्मल केस सिनारियो अगर इंडेक्स फंड CAGR 12% और एक्टिव फंड CAGR 15% का रिटर्न देते हैं, और इन बेस्ट केस सिनारियो अगर इंडेक्स फंड CAGR 15% एंड एक्टिव फंड CAGR 18% का रिटर्न निकाल करके देते हैं, तब भी हम लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो को मिनिमम CAGR 12% पे बहुत ही आसानी से कंपाउंड कर सकते हैं। और इसी वजह से आपको अपने पोर्टफोलियो में एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स दोनों को एक्सपोजर देना चाहिए, और इसके लिए आपको अच्छे फंड मैनेजर्स पे ट्रस्ट और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में फेथ तो रखना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप ETFs में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो अगले 20 सालों के लिए निफ्टी 20 और जूनियर 20 को धीरे धीरे करके खरीदते रहिए। ऐसा करने से एक समय पे आप अपने लिए बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर चुके होंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ना तो मुझे इंडेक्स फंड से नफरत है और ना ही एक्टिव फंड से प्यार, क्योंकि इन दोनों की मदद से ही बनता है एक अच्छे पोर्टफोलियो का परिवार। अंत में दोस्तों सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में इंडेक्स फंड्स के साथ साथ एक्टिव फंड्स भी सही है, और एक्टिव फंड्स के साथ साथ इंडेक्स फंड्स भी सही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे सारे नए मेहमानों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।